हे हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये मतलब सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, बट ये आपका एक कनेक्टिंग लिंक है एक तरह से, समझ लो। जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी सिलेबस के 8-10 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा अभी, तो उन सब का कनेक्टिंग लिंक इसी लेक्चर से आपको मिलेगा। तो एम्ब्रायोजेनेसिस वैसे मेंशन नहीं है, बट समझने के लिए बहुत ज़रूरी है लेक्चर, तो इसलिए मैंने इसको अलग से एक लेक्चर मैंने इस पर ले लिया, वरना मैं नहीं लेता, बट मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने आपको ये अलग से मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ आपको। तो जब आप ये लेक्चर देख लेंगे तो इसके बाद आपके 7-8 टॉपिक जो है मेरे हिसाब से वो पूरे सिंप्लीफाई हो जाएंगे कि क्या चीज़ें किससे कैसे कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो यही इसका मोटिव है लेने का इस लेक्चर का। तो चलो अब शुरू करते हैं इसको। चलो भाई, तो आज का जो हमारा लेक्चर है तो वो हम उसको स्पेशल लेक्चर बोल रहे हैं। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो बाकी बचे हुए डेवलपमेंटल बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको एक कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब उसमें सारे तो नहीं, बट जो मतलब 7-8 टॉपिक्स हैं वो सारे मैं आपको एक सीक्वेंस में कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि कैसे उनका मतलब क्या रिलेशन है, कैसे कैसे हम उसको पढ़ेंगे, तो एक मतलब बहुत ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई सिलेबस में क्या चीज़ कैसे हो रही है। समझ गए? तो आज के लेक्चर का ये मोटिव है, और ये लेक्चर मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आगे जो एग्ज़ाम्स के टॉपिक हैं, जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं, उनको समझने के लिए ये कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहा है। समझ गए? चलो, तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? गैमेटोजेनेसिस हमने पढ़ा है। गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और हमने पढ़ा oogenesis। यही पढ़ा हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आपको भी पता है कि जब गैमेट बन जाते हैं तो गैमेट फॉर्मेशन हो जाता है। तो गैमेट फॉर्मेशन मतलब स्पर्म बन गया एंड ओवा बन गया। तो ओवा और स्पर्म जब मिलते हैं तो इनके मिलन को क्या बोलते हैं हम? फर्टिलाइजेशन। तो ये हमने पढ़ लिया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो पहली सेल बनती है दैट इज जाइगोट। जाइगोट होता है। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन तक हमने पढ़ लिया है ना। तो इसके बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। अब जाइगोट बनने के बाद मान लो ये जाइगोटिक सेल है आपका। ठीक है, तो अब ये जो जाइगोट सेल है, अब इसमें होता है क्लीवेज। क्या होता है इसमें? क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज मैं आपको अलग अलग तरह के क्लीवेज बता चुका हूँ। जैसे रेडियल क्लीवेज होता है ना, रेडियली कटता है। उसके बाद आपका स्पाइरल होता है, स्पाइरल भी बता चुका हूँ मैं आपको। स्पाइरल क्लीवेज ऐसा, ऐसे ही बाइलेटरल होता है, बाइलेटरल। मतलब क्लीवेज तो बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग बेसिस पे हम क्लीवेज को ही डिफाइन कर सकते हैं। बस आप यहाँ पे समझ लो क्लीवेज का मतलब होता है कि जो सेल है इनका डिवीजन होना है। तो डिवीजन कैसे होगा? रेडियली होगा, मतलब एक के नीचे एक बैठा हुआ है ना, तो ऐसे रेडियली होता है। और अगर स्पाइरली है तो आपका थोड़ा सा एक दूसरे के नीचे आ जाएगा। मैंने डायग्राम के साथ बता रखा आपको, जो हमने ड्यूट्रोस्टोम और प्रोटोस्टोम्स पढ़ा था। तो आप वो लेक्चर वहाँ पे जाके देखो नॉन कोडेट्स में, या फिर मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद क्लीवेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यहाँ पर जो जाइगोट होता है उसमें बहुत सारे डिवीजन होते हैं, है ना। तो अभी तक जाइगोट जो था यहाँ पे यूनिसेलुलर था। तो क्लीवेज होने के बाद क्लीवेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। तो क्लीवेज होने की वजह से क्या बन जाता है? फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, है ना। और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर तो बन जाता है, लेकिन इसका साइज चेंज नहीं होता। मान लो अगर इतना बड़ा साइज था ना, तो इसके अराउंड जो कवरिंग होती है, याद करो क्या कवरिंग थी ओवा के बाहर? तो थी आपकी जोना पेलुसिडा। क्या थी? जोना पेलुसिडा। तो ये कवरिंग थी। तो अभी ये फेलोपियन ट्यूब में चीज़ें चल रही हैं, क्लीवेज विलेज फेलोपियन ट्यूब में चल रहा है। तो ये मल्टी सेलुलर बना देगा इसको विदाउट चेंजिंग इट्स स्ट्रक्चर, सॉरी इस साइज, बिना साइज के चेंज करे हुए वो इसको क्या बना देगा? ये। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली? हम ना एम्ब्रायोलॉजी जो होती है ना वो कैसे हो रही है, वो मैं आपको बेसिकली सीक्वेंस में बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तो यहाँ पे सब कॉमन हो रहा है। हमको बेसिकली मैन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ा सा चिक के बारे में पता होना चाहिए, और थोड़ा सा एम्फीबियन फ्रॉक के बारे में। तो हमें सिलेबस में यही दिया हुआ है। तो मैं फिर आगे जाके बता दूंगा कि किस में क्या चीज़ हो रही है, और फिर वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग इट्स साइज, है ना। क्यों चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो जोना पेलुसिडा से कवर है। और जोना पेलुसिडा से कवर क्यों है? क्योंकि जब जोना पेलुसिडा हटती है, जब ये आपकी हटती है, तो फिर इसकी वजह से आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो अभी फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन को रोकना है, क्योंकि इम्प्लांटेशन आपका एंडोमेट्रियम में जाके होता है ना। तो इसलिए आपका ये इसकी कवरिंग है। अब उसके बाद जब क्लीवेज हो जाता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, तो हम इसका नाम मोरूला हो जाता है। क्या हो जाता है? मोरूला। मतलब 16 से 32 सेल के आसपास की जो स्टेज होती है, मतलब ये जैसे जो ये स्ट्रक्चर बना है, जो डिवाइड हुआ है, तो ये आपका ऐसे मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आपका, ठीक है।
तो ये 16 to 32 सेल स्ट्रक्चर है और अभी भी ये कवर्ड है आपका जोना पेलुसिडा से। समझ गए इतना? ठीक है, तो ये आपका मोरूला बन गया। अब मोरूला जो होता है ना, एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, 16 से 32 सेल इसमें होती है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका। और इसकी जो अपीयरेंस होती है वो थोड़ा मलबरी, देखा आपने, मलबरी लाइक अपीयरेंस होती है इसकी। ठीक है, तो अभी भी आपका जोना पेलुसिडा से कवर्ड है ना। अब क्या होगा, अब इस मोरूला स्टेज से पहले आपका जाइगोट बना, देन आपका क्लीवेज हुआ तो आपका मोरूला बना। अब मोरूला से आपका अगली स्टेज आती है मोरूला के बाद, दैट इज ब्लास्टुलेशन या फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। ब्लास्टुला बनेगा आपका। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला इज कॉल्ड ब्लास्टुलेशन। तो ये आप ब्लास्टुलेशन। अच्छा, एक टर्म होता है ब्लास्टोजेनेसिस। तो ब्लास्टोजेनेसिस का मतलब होता है कि थर्ड वीक तक जितना भी प्रोसेस आपका हो रहा है, तो उस थर्ड वीक तक के जो प्रोसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोजेनेसिस। मैं लिख देता हूँ, फर्टिलाइजेशन हुआ पहले, फर्टिलाइजेशन होने के बाद अप टू थर्ड वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन जितना भी आपका काम हो रहा है बॉडी के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोजेनेसिस। ठीक है भाई, फर्टिलाइजेशन होने से थर्ड वीक तक का जो प्रोसेस होता है उसको ब्लास्टोजेनेसिस बोलते हैं। और थर्ड वीक से लेके 8 वीक तक जो प्रोसेस होता है उसको एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो 8 वीक तक एम्ब्रियो बोलते हैं उसको। ठीक है, 8 वीक के बाद अब क्या होगा, आफ्टर 8 वीक 8 हफ्ते के बाद उसको हम बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं? फीटस, FOETUS, फीटस। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया? चलो, तो अब मोरूला के बाद आपका क्या बनेगा? ब्लास्टुला। और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला इज कॉल्ड ब्लास्टुलेशन। प्रोसेस यहाँ पे लिख लो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला इज कॉल्ड ब्लास्टुलेशन। ठीक है, तो ब्लास्टुला बना तो आपके ब्लास्टुलेशन प्रोसेस हो गया। अब ब्लास्टुला में क्या होगा, ये जो मोरूला था ना, ये डिफ्रेंशिएट हो गया। यहाँ पे मैं थोड़ा एक डिफ्रेंशिएटेड मोरूला और बना देता हूँ। इस मोरूला में डेवलपमेंट होता है और ये डिफ्रेंशिएटेड मोरूला का स्ट्रक्चर बनता है। तो इसमें क्या होता है, सेल जो होती है ना कुछ ऐसे अरेंज हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे अरेंज हो जाती हैं और ऐसे अरेंज होने लग जाती हैं सेल्स। ठीक है, तो सेल जब ऐसे अरेंज हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएटेड मोरूला। अब इस डिफ्रेंशिएटेड मोरूला से आपका बनता है ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला जब बनता है तो ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियस डाल देना सब में। ओके, दिस इज ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला जो होता है, इसमें जो ये एपिथेलियल की लाइन मैंने बनाई इसको बोलते हैं ब्लास्टोडर्म। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोडर्म। और ये जो अंदर आपको कैविटी दिख रही है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। सो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। तो जितनी भी आपकी ये थी, और इसके अराउंड अभी भी आपकी क्या है, कवरिंग है। जोना पेलुसिडा अभी भी आपके इसके अराउंड है, जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो जोना पेलुसिडा ने अभी भी इसको कवर किया हुआ है। अब क्या होगा, अब ये बन गया मेरा ब्लास्टुला। ठीक है, ब्लास्टुला बन गया, इसमें ब्लास्टोसील है और ब्लास्टोडर्म आपकी 2 लेयर है। अब ये ब्लास्टुला, यहाँ तक तो सब चीज़ें कॉमन हो रही हैं लगभग, जो हम 3 पढ़ रहे हैं ना, ह्यूमन हो चाहे एम्फीबियन हो चाहे चिको, तो यहाँ तक तो अभी तक सब चीज़ें सेम हो रही है। अब इस ब्लास्टुला के बाद क्या होगा आपका, ब्लास्टुला के बाद मैं 3 होगा। मैं यहाँ पे ह्यूमन का बताता हूँ, मैं यहाँ पे एम्फीबियन का भी बताता हूँ और मैं यहाँ पे चिक का भी बताता हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मतलब प्रोसेस सेम है पूरा एग्जैक्टली, मतलब हर चीज़ सेम नहीं है बट प्रोसेस लगभग सेम है। तो ह्यूमन में आपका, पहले मैं आपको बताता हूँ कि, चलो ह्यूमन बताता हूँ पहले। तो ह्यूमन में ये जो ब्लास्टुला है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। क्यों बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट? क्योंकि ह्यूमन का जो ब्लास्टुला होता है वो कुछ ऐसे अरेंज होता है। मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको। न्यूक्लियस डाल देना सब में। ठीक है, तो इस ऐसे कुछ होगा और एक साइड में कुछ सेल जो होंगी वो अरेंज हो जाएंगे आपकी। ठीक है, ऐसे करके, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन के अंदर बनता है ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टुला जो ह्यूमन के अंदर बनता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट में 2 चीज़ें होती हैं। ब्लास्टोसिस्ट कंटेन 2 थिंग्स। एक तो ये आप आउटर कवरिंग है जिसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और ये आपका एक सेल मास होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ICM। क्या बोलते हैं? ICM, इनर सेल मास। क्या बोलते हैं इसको? ICM, इनर सेल मास, या एम्ब्रायोब्लास्ट भी बोलते हैं, एम्ब्रायोब्लास्ट। ठीक है, एम्ब्रायोब्लास्ट, इनर सेल मास या एम्ब्रायोब्लास्ट। अब क्या होगा,
इतना समझ में आया, ये ह्यूमन में ऐसा हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ से जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन रहा होता है तो इसकी हैचिंग भी हो जाती है साथ में, जो जोना पेलुसिडा इसके अराउंड था ना उसका हैचिंग हो जाती है और ये निकल जाता है। तो अब अगर इसकी जोना पेलुसिडा लेयर जो है वो हट गई है, हैचिंग हो गई है, मतलब ये प्रोसेस जो है ब्लास्टुलेशन में हैचिंग भी हो जाती है, हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। हैचिंग मतलब जो जोना पेलुसिडा थी वो छूट गई है, अब ये पूरा का पूरा जो ये था आपका, ये बाहर आ गया है ना। अब ये बाहर आने के बाद आपका क्या करेगा, ये मैं इसको आगे बताऊंगा। ये तो आपका ह्यूमन में हुआ। अब मैं अगर आपका एम्फीबियंस में बताऊं तो एम्फीबियन में जो ब्लास्टुला बनता है वो कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ऐसे सब में न्यूक्लियस डाल देना, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे ना सेल्स अरेंज हो जाती है इसमें पूरे में, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली एक छोटी सी कैविटी देखने को मिलती है। तो इसमें सब में सारे में सेल्स डाल देना है कि और न्यूक्लियस डाल देना। और ये जो कैविटी होती है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। जो ब्लास्टोसील ये था ना वही यहाँ पे रह जाता है। तो इस टाइप का जो ये होता है, ये ब्लास्टुला एम्फीबियन में देखने को मिलता है। फिर अगर मैं चिक के ब्लास्टुला की बात करूँ तो चिक का ब्लास्टुला भी देख लो। तो चिक के ब्लास्टुला में क्या होता है, ऐसे आपका, ठीक है। सब में एक एक न्यूक्लियस डाल देना और यहाँ पे आपका थोड़ा सा सेल थिकनिंग होती है कॉर्नर्स पे, और यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। फिर बाकी ये आपका योग होता है। तो उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। ये जो सेल बनी है इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, दिख रहा है ना, सेंट्रल सेल। और ये जो कैविटी है असल में रियल कैविटी नहीं होती, इसका नाम होता है सब जर्मिनल कैविटी। क्या नाम होता है? सब जर्मिनल कैविटी, ठीक है। एंड इट एक्ट्स एज अ ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील की तरह एक्ट तो करती है बट ये ट्रू ब्लास्टोसील नहीं है। तो सब जर्मिनल कैविटीज का नाम होता है। और ये आपका योग हो गया आपका ये, ठीक है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आपका चिक में। ये सब तो डिटेल में। इसके बाद क्या होगा, अब ये ब्लास्टुला फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब ब्लास्टुला जब बन गया तो अब मैं आपको इसके बाद क्या होगा, इसके बाद के प्रोसेस को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। ये जो ब्लास्टुला होता है ये एम्बेड हो जाता है, एम्बेडेड इनटू एंडोमेट्रियम। जो फीमेल होती है इसकी एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो जाता है, ठीक है। ये ह्यूमन में बता रहा हूँ, इसमें तो एम्बेड नहीं होगा, इसमें मैं आपका जब ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब ये एम्बेड हो जाता है तो उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन। तो इसके बाद इसमें भी गैस्ट्रुलेशन होगा, इसके बाद इसमें भी गैस्ट्रुलेशन होगा, और इसके बाद इसमें भी गैस्ट्रुलेशन होगा, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन इन एम्फीबियन एंड चिक तो सिलेबस में लिखा हुआ ही है। तो इसके बाद मैं आपको इनके अलग जो डिटेल टॉपिक आएंगे वो मैं इनमें वहाँ पे बताऊंगा। तो इसको अब आप सबसाइड कर दो, समझ गए ना। ब्लास्टुला तक जो था लगभग चीज़ें सेम थी, ब्लास्टुला में चेंजेस आपको मैंने बता दिए। अब इसका गैस्ट्रुलेशन और इसका गैस्ट्रुलेशन मैं आपको डिटेल में अलग वीडियो में बताऊंगा। इसको अब ये छोड़ दो। अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूँ ताकि जब प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो तो उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो कुछ कि कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। तो चलो अब मैं इसको आगे बताता हूँ कि अच्छा, जो यहाँ पे चीज़ें हो रही थी जैसे ये आईसीएम था ना, तो ये आईसीएम जो होता है, ये जो सेल मास है आपका, इनर सेल मास, ये दो लेयर में डिवाइड हो जाता है। दिस डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, ठीक है। और इस लेयर का नाम होता है बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क, कॉल्ड बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क, ठीक है भाई। ये बाइलैमिनर 2 लेयर हो जाती हैं। तो एक लेयर का नाम यहाँ पे होता है हाइपोब्लास्ट, अभी मैं दिखाऊंगा बना के भी, हाइपोब्लास्ट। और एक का नाम होता है एपीब्लास्ट। बायो में हाइपो मतलब नीचे, एपी मतलब ऊपर, ठीक है। तो एक होगी ऊपर। तो ये जो ऊपर वाली एपीब्लास्ट होती है ये होती है आपकी प्रिमिटिव एक्टोडम, प्रिमिटिव एक्टोडम। और ये हाइपोब्लास्ट जो होती है इसको बोलते हैं प्रिमिटिव एंडोडम, प्रिमिटिव एंडोडम, ठीक है। क्योंकि इसके बाद तो ये गैस्ट्रुलेशन में आ रहा है। तो जब गैस्ट्रुलेशन होता है तो गैस्ट्रुलेशन में सबसे पहले एक प्रिमिटिव स्टीक बनती है। मैं भी बताऊंगा प्रिमिटिव स्टीक। बेसिकली गैस्ट्रुलेशन में आपका प्रिमिटिव स्टीक बनने के बाद 3 जर्म लेयर बनती है। तो एक तो एंडो बनेगी, एक एक्टो बनेगी, एक एंडो बनेगी और एक मीजो बनेगी। तो वो सब आपका गैस्ट्रुलेशन में आएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपका कि जो आईसीएम है वो 2 लेयर में डिवाइड हो गया, हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट। ऐसे ही ट्रोफोब्लास्ट भी 2 लेयर में डिवाइड हो जाता है। एक बोलते हैं साइटोट्रोफोप्लास्ट, एक होता है सिंकियोट्रोफोप्लास्ट। वो जानने की ज़रूरत नहीं, बस याद रख लो कि सिंकियो और साइटो में से एक जो होता है वो
जो बाहर वाला होगा, जो सिंची होगा, वो आपका एंडोमेट्रियम की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि इसको, इस स्ट्रक्चर को अब हमें एंडोमेट्रियम में एम्बेड करना है। ठीक है भाई, तो ये आपको हो गया। तो इतना समझ में आ गया। अगर हमें इसका स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ कि कैसे अरेंज हुआ हुआ है। तो ये देखो, ठीक है, न्यूक्लियस डाल देना सब में के। और यहाँ पर ना ऊपर की साइड थोड़ी कॉलमनर सेल्स होती हैं ऐसे, इनमें सब में एक न्यूक्लियस डाल देना। और ये नीचे बेसल लेयर ऐसी होती है थोड़ी सी। ठीक है, तो इस ऊपर वाली को हम बोलते हैं एपीब्लास्ट, दिस इज एपीब्लास्ट। और ये नीचे वाली जो है इसको हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। ठीक है, तो ये एपीब्लास्ट और ये हाइपोब्लास्ट। और ये आपकी जो सिलोम है, कैविटी जो है वो आपकी है। और यहाँ पर आपका हो जाता है योग सैक, योग जितना भी योग सैक है ना वो यहाँ पे रहता है। समझ गए? सो दैट इज द स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, अब प्रोसेस होगा गैस्ट्रुलेशन। इतना आपको समझ में आ गया। अब गैस्ट्रुलेशन जब होगा तो गैस्ट्रुलेशन में होता क्या है, सबसे पहले तो मतलब जब गैस्ट्रुलेशन होगा तो इसमें दो तीन चीज़ें और साथ में हमें देखनी है कि जब गैस्ट्रुलेशन हो रहा होगा तो एक तो फेट मैप देखते हैं। फेट मैप का मतलब क्या होता है कि जितनी भी एम्ब्रियोनिक सेल है ना, हर एक सेल का क्या हश्र हुआ, एक तरह से फेट है ना, क्या हश्र हुआ एक तरह से। तो हम यहाँ पे फेट मैप पढ़ेंगे। तो गैस्ट्रुलेशन में हम फेट मैप भी देखेंगे, फेट मैप। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में फेट मैप, तो इसमें भी फेट मैप देखेंगे, इसमें भी फेट मैप देखेंगे। उसके बाद आपका फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडी एक्सिस कैसे कैसे बन रही है। ठीक है, एंटीरो पोस्टीरियर, डोर्सो वेंट्रल कैसे कैसे बनेंगे, तो वो भी हम देखेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडी एक्सिस फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि जीन्स का क्या रोल है, रोल ऑफ जीन्स इन डेवलपमेंट। जितना भी स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे उनमें जीन्स का क्या रोल है, तो ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो गैस्ट्रुलेशन में फेट मैप बनाएंगे, मतलब एक क्या बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें बताया जाता है कि हर एक एम्ब्रियोनिक सेल का क्या फेट होगा, तो दैट इज फेट मैप। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडी एक्सिस, मतलब एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस कैसे बन रही है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस कैसे बन रही है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये भी सिलेबस में, ये भी सिलेबस में, ये भी सिलेबस में। ठीक है, जीन्स का क्या रोल है डेवलपमेंट में, मैन के अंदर देखेंगे, है ना, फिर उसके चिक के अंदर देखेंगे, तो सब ऐसे मिल गया आपको। समझ गए इतना? ओके, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ सिलेबस। तो हमने ये देख लिया कि इसमें हम क्या क्या करना है। और गैस्ट्रुलेशन जब मैं बात कर रहा हूँ तो गैस्ट्रुलेशन अपने आप में टॉपिक दिया हुआ है। गैस्ट्रुलेशन चिक में कैसे होता है, गैस्ट्रुलेशन एम्ब्रियो में कैसे दिया हुआ, तो 2 टॉपिक इसके हो गए, 3 ही हो गए, 5 टॉपिक तो यहीं पे हो गए। समझ गए मेरी बात? चलो, अब जब गैस्ट्रुलेशन हो गया, मतलब जब गैस्ट्रुलेशन शुरू होगा तो सबसे पहले बनती है प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो गैस्ट्रुलेशन में आप लिखो यहाँ पे, गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट्स या बिगिन्स विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। बिगिन्स, इसको स्ट्रक्चर को अब यहीं रखो, इसके बाद आगे बताऊंगा। बिगिन्स विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या होती है? प्रिमिटिव स्ट्रीक कुछ नहीं होती है, एक गड्ढा सा बन जाता है। जो ये बाई लेयर है ना हमारी, जैसे मैं इसको अगर नॉर्मली 2 लेयर दिखाऊं, एक एपीब्लास्ट एक हाइपोब्लास्ट, तो ये 2 लेयर हैं। तो इन 2 लेयर में ना यहाँ पे क्या होगा, एक ग्रूव बनना शुरू हो जाता है। जैसे मेरा ये हाथ है, तो ये हाथ में क्या होगा, जैसे अब ये ऐसे नॉर्मल है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसके सेंटर में, जैसे ये सेंटर देख रहे हो, तो मान लो ये लेयर है मेरी, एपीब्लास्ट है, तो इसके सेंटर में ना ऐसे ग्रूव बनना शुरू हो जाएगा। तो उस ग्रूव को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, उसी ग्रूव से आगे चीज़ें होंगी, अभी मैं आपको बताऊंगा। समझ गए? और ये बिगिन ऐसे होता है, और क्या होता है इसमें 3 जम लेयर बनेंगी। दिख रहा है क्या? हाँ, दिख तो रहा है। 3 जम लेयर फॉर्मेशन स्टार्ट्स। तो जैसी गैस्ट्रुलेशन होगा आपका, वैसी 3 जम लेयर जो हैं वो बननी शुरू जाएंगी। तो 3 जम लेयर मतलब यहाँ पर आपकी क्या थी, बाइलैमिनर थी, तो बाइलैमिनर से बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क विल ट्रांसफॉर्म इनटू ट्राइलैमिनर। तो आप यहाँ पे लिख लो, बाइलैमिनर डिस्क विल ट्रांसफॉर्म इनटू ट्राइलैमिनर डिस्क। ठीक है भाई, तो ये ट्राइलैमिनर डिस्क में बन जाएगी। अब गैस्ट्रुलेशन का मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ। अब गैस्ट्रुलेशन के बाद के प्रोसेस भी बता देता हूँ। गैस्ट्रुलेशन के बाद आपका होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या होता है? ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस ये मैं आगे अगले पेज पे बताता हूँ। तो पहले मैं वो बता देता हूँ जो चार्ट मेरा बन रहा था। गैस्ट्रुलेशन होगा, गैस्ट्रुलेशन होने के बाद आपका ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। क्या होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। तो इसमें भी 2 नाम होते हैं, एक होता है हिस्टोजेनेसिस और एक होता है आपका मोर्फोजेनेसिस।
ठीक है। तो हिस्टोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, हिस्टो मतलब टिश्यूज से रिलेटेड है, तो डिफरेंट टिश्यूज का जो फॉर्मेशन होगा आपका उसको बोलते हैं हिस्टोजेनेसिस। मतलब जो 3 जर्मिनल लेयर बनेंगी ना, उसके बाद जो उनका फेट होगा दैट इज हिस्टोजेनेसिस, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, तो वो आपका हिस्टोजेनेसिस में आएगा। और मॉर्फोजेनेसिस आपका जो मॉर्फोजन्स होते हैं ना, मॉर्फोजन कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाना होता है ना एम्ब्रियो में, वो ये रेगुलेट करते हैं। तो मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है यहाँ पर, मॉर्फोजन्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का है वो आपका मॉर्फोजन है। तो मॉर्फोजेनेसिस और मॉर्फोजन हमारा अपने आप में एक सिलेबस में टॉपिक है। तो छठा टॉपिक हो गया ना हमारा, 5 में पीछे बता दिया, 6 आपका ये हो गया। तो ये हम डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब इन दोनों की वजह से जब ऑर्गेनोजेनेसिस होने लग जाएगा तो यहाँ पर आपके ऑर्गन फॉर्मेशन होगा, है ना। जैसे मान लो ब्लड बनेगा, है ना। उसके बाद आपका प्लेसेंटा बनेगा, प्लेसेंटा कैसे बनेगा, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा, रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा, है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा, है ना। ऐसे सिस्टम धीरे धीरे, क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस है तो सारे स्ट्रक्चर बनेंगे धीरे धीरे। और फिर उसके बाद आपका हार्ट का फॉर्मेशन होगा, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट एंड सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। कि जितना भी सर्कुलर सिस्टम है, ब्लड वेसल वगैरह, वो सब बनेगा। और फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ आई, ईयर, नोज, ये सब होगा, ठीक है। तो मैं ये पूरा मतलब जितने भी ऑर्गन है बॉडी में सबके नाम लिख सकता हूँ, बट कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें कौन कौन सा पढ़ना है। तो अब ऑर्गेनोजेनेसिस में हमें एक तो प्लेसेंटा पढ़ना है मैमल में, तो एक तो ये हो गया। फिर डेवलपमेंट ऑफ हार्ट पढ़ना है हमें, हार्ट का डेवलपमेंट इन मैमल्स, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ आई इन मैमल्स ये पढ़ना है। तो 1 2 3, तो 6 + 3 कितना हो गया, 9। तो 9 टॉपिक जो हमारे सिलेबस में डेवलपमेंटल बायोलॉजी है वो मैंने यहाँ पे आपको इस कनेक्टिंग लिंक वाला जो चार्ट बनाया है इसमें मैंने आपको बता दिया। समझ में आ गया मेरी बात। तो हम ऐसे ही जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही मैं आपको लेक्चर में भी बताऊँगा, समझ गए ना। तो ये था। अब इसको छोड़ दो यहाँ पे, ये हो गया सेपरेट चीज़। अब हम गैस्ट्रुलेशन बता रहा था ना मैं आपको। तो गैस्ट्रुलेशन होने से पहले आपको जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया उसमें क्या हो रहा था, उसमें आपने देखा कि जो 2 लेयर बन रही थी, एक ऐसे बनाया था ना मैंने, ये और ये एपीब्लास्ट और ये हाइपोब्लास्ट। अब ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में क्या होगा, जो एपीब्लास्ट होती है वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देगी और ये थोड़ा गैप क्रिएट करती है। तो देखो मैं इसको दिखाता हूँ बना के, एक एक निकलिए सब में डाल देना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ऐसे कॉलमनर सेल्स जो हैं वो आपकी अरेंज होने लग जाएंगी, ठीक है भाई। ऐसे करके अरेंज होंगी और इनके नीचे आपकी ये सब में न्यूक्लियस डालना इनमें, चाहे ये हो, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ देखने को आपको मिलेगा। तो ये जो ऊपर वाली सेल है ना, ऊपर वाली सेल है, इनको हम बोलते हैं एमनियोन। क्या बोलते हैं, एमनियोन। और ये जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। तो जो आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा ना वो इस ऊपर वाले पास में होगा, ये जो एपीब्लास्ट है ना, तो एपीब्लास्ट से आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। और ये जो आपकी हाइपोब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट क्या करेगी, ऐसे नीचे की तरफ पूरे इसमें मूव करनी शुरू कर देगी। ये आपका योग सेक है, तो इसमें आपका पूरे में मूव करने शुरू कर देगी। और इस हाइपोब्लास्ट में मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये तो आपकी एक्टोडम बन जाएगी, ये आपकी एंडोडम बन जाएगी, मतलब इसमें से कुछ सेल्स निकल के एंडोडम बन जाएंगी और फिर आपका बीच में इसके मीजोडम डेवलप होगी। समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे बनाया है इसको मैं अब प्रिमिटिव स्ट्रीक के साथ दिखाता हूँ। देखो मान लो इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ नॉर्मली, इस नॉर्मल को मैं पूरा ऐसे बॉल की तरह दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, ये अभी आपका बाइलेमिनर डिस्क है, एक आपका एपीब्लास्ट है और एक आपका हाइपोब्लास्ट है। तो मान लो ये एपीब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट, तो दिस इज बाइलेमिनर डिस्क, ठीक है। बिना सेल बनाए दिखा रहा हूँ। तो अब होगा क्या कि इसमें धीरे धीरे आपका एक ग्रूव बनना शुरू हो जाएगा, जो मैंने आपको हाथ पे बना के दिखाया था ना अभी, तो ग्रूव, तो वो ग्रूव जो है आपका वो बनना शुरू हो जाएगा। और इसी ग्रूव को हम बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है ये बन जाती है आपकी, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बन गया। अगर मैं इसको बाइलेमिनर आपको दिखाऊं ऐसे नॉर्मल सेल्स में, तो ये मान लो एपीब्लास्ट है आपका ऊपर वाला और ये आपका हाइपोब्लास्ट है। कोई भी डाउट नहीं रखना, पूरा क्लियर कर लो कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है ना, क्योंकि अगर ये नहीं क्लियर होगा तो फिर कन्फ्यूजन ही रहेगा हमेशा। तो मज़ा आ रहा होगा, मुझे लग रहा है आपको अच्छा लग रहा होगा,
ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो। तो ये आपका बाइलैमिनर लेयर है। तो अब इसमें प्रिमिटिव स्ट्रीक कैसे, मैंने आपको बोला यहाँ पे सेंटर में आपका यहाँ से एक ग्रुप डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एपिब्लास्ट में शुरू होगा और फिर धीरे धीरे बोरोइंग होते हैं उसकी बाइलैमिनेट ऐसे ऐसे मूव करेगा और ऐसे आपका बाइलैमिनेट डिस्क में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सेल्स होंगी उनका माइग्रेशन होने लग जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो कि प्रिमिटिव स्ट्रीक डेवलप इन एपिब्लास्ट, पता भी होना चाहिए ना क्या क्या लिखा है ना, डेवलप इन एपिब्लास्ट एंड दे स्टार्ट बोरोइंग डाउन, बोरो करने लगी ना, गड्ढा बनाने लगी, बोरोइंग डाउन तो लिखा नहीं, डाउन इनटू बाइलैमिनर डिस्क। तो बाइलैमिनर डिस्क में बोरो डाउन करने लग गई हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके। और फिर इसके बाद क्या होगा, जब ये नीचे तक पहुंचना है तो यहाँ पे जो सेल्स थी वो धीरे धीरे माइग्रेट करने लग जाएंगी। देन इसके बाद क्या होगा कि सेल्स स्टार्ट माइग्रेटिंग। ठीक है, माइग्रेट होने लग जाएंगी और कुछ सेल जो हैं वो हाइपोब्लास्ट से भी निकलेंगी और यहाँ से मतलब सेल जब माइग्रेट करने लग जाएंगी धीरे धीरे, तो यहाँ पर सेल जो है धीरे धीरे यहाँ पे सेल इकट्ठा होने लग जाएंगे कुछ। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका ट्राइलैमिनर बन जाएगा, जो मैं आपको बोला ना 3 लेयर बन जाएंगी। तो सेल माइग्रेट करेंगे तो धीरे धीरे आपका बनते बनते ये आपका एक और बीच में लेयर आ जाएगी। ठीक है, सो ये आपका एक्टो बन जाएगी, ये आपका एंडो बन जाएगी और ये आपका मीजो बन जाएगी। फर्दर इनका डेवलपमेंट होगा, मतलब एकदम नहीं बन जाएंगी, बट इतना हमें डेवलपमेंट जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना जानने की ज़रूरत है उतना मैं आपको बता ही रहा हूँ। समझ गए इतनी? ओके, वेरी गुड। तो इसके बाद जो जितनी भी ये थी कहाँ गया ये, तो ये धीरे धीरे नीचे इन्वेड कर रहा है, इन्वेड करते करते तो यहीं पे इस प्रोसेस में बोलते हैं इनवेजाइनेशन। क्या बोलते हैं? इनवेजाइनेशन। तो यहाँ सेल इनवेजाइनेट करने लग गई। ठीक है, और अंदर घुसने लगी। तो अब इनवेजाइनेशन होने के बाद क्या होगा, आफ्टर इनवेजाइनेशन, जब इनवेजाइनेशन हो गया मतलब सेल जो हैं ऐसे अंदर घुसने लग गई, इनवेजाइनेशन होने लगा, तो इनवेजाइनेशन होने के बाद क्या होगा, इनमें से कुछ सेल्स जो है ना, कुछ सेल जो हैं वो हाइपोब्लास्ट को डिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ से सेल निकली थी ना, ये धीरे धीरे हाइपोब्लास्ट तक जाएंगे तो हाइपोब्लास्ट को डिस्प्लेस कर देंगे। तो पहला तो इसमें होगा सम सेल्स डिस्प्लेस हाइपोब्लास्ट। ठीक है, हाइपोब्लास्ट को डिप्लेस करेंगे और जब हाइपोब्लास्ट को डिप्लेस करेंगे तो उसकी जगह बन जाएगा एंडोडर्म। क्या बन जाएगा? एंडोडर्म। और कुछ सेल जो हैं वो आपकी इन दोनों के बीच में अटक जाएंगी, एक्टो और मीजो, तो एक्टो और एंडो के बीच में। तो सम सेल्स या अदर सेल्स, सम अदर सेल्स लिख लो, सम अदर सेल्स रिमेन इन बिटवीन एक्टो एंड एंडो। तो कुछ इनके एक्टो और एंडो के बीच में रह जाएंगी और ये क्या बनाएंगे आपकी, दे फॉर्म मीजोडम। और जो बाकी रिमेनिंग सेल थी जो आपकी यहीं रह गई, जो माइग्रेट नहीं करी, वो आपकी एक्टोडम बनाएंगी। तो रिमेनिंग सेल्स फॉर्म एक्टोडम। ठीक है भाई, ये तीनों मैंने आपको बता दिया। तो अगर मैं इसको सेल की फॉर्म में दिखाऊं तो देखो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ये आपका हो गया एक्टोडम और ये आपका ये एंडोडम हो गया। तो ये आपकी एपिथीलियम की फॉर्म में देख रहे हो, कनेक्टिंग पूरा। तो ये आपकी एक्टोडम है, तो दिस इज एपिथीलियम, और ये आपके एंडोडम है, ये भी आपके एपिथीलियम की फॉर्म में ही है क्योंकि पहले से भी थी। और जो इनके बीच में सेल आएंगी ना, वो आपकी मतलब एपिथीलियम की फॉर्म में नहीं होंगी, वो लूजली पड़ी होंगी ऐसे। ठीक है, तो ये होंगी आपकी लूजली कनेक्टिव टिश्यू टाइप। ठीक है, तो हम इनको बोलेंगे मीजोडम। ठीक है भाई, तो मैंने आपको सेल के फॉर्मेशन में भी बता दिया। तो इतना क्लियर हो गया कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही है, कैसे कैसे 3 जर्मिनल लेयर बन रही है, मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक है, तो अब चाहो तो मैं एक डायग्राम और बना के आपको इसको ख़त्म कर दूँ। मतलब इसमें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि देखो मान लो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा था। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि एम्ब्रियो, ये मान लो ये आपका एम्ब्रियो। ठीक है, ये जो बेबी ग्रो हो रहा है वो है। इस बेबी के अंदर सबसे सेंटर में जो ग्रो होता है वो आपका एम्ब्रियोनिक गट होता है। क्या होता है? एम्ब्रियोनिक गट। तो ये आपका हो गया एम्ब्रियोनिक गट। तो एम्ब्रियोनिक गट हो गया। अब इस एम्ब्रियोनिक गट में से ना 2 पार्ट होते हैं आपके इस एम्ब्रियोनिक गट के भी। तो एक पार्ट जो होता है, एक बड़ा सा पार्ट जो होता है उसको हम एलेंटॉइस बोलते हैं। हमारे अंदर जो मैमल्स होते हैं ना, एलेंटॉइस। ठीक है, तो ये बड़ा होता है। और योग सेक जो होता है ना ह्यूमंस में, ह्यूमन की अगर मैं बात करूँ तो योग सेक बहुत छोटा होता है, वो रेमिनेंट होता है। तो ये आपका योग सेक है, YS लिख लो, योग सेक। तो मेनली एलेंटोइस होता है। और इसके बाहर मतलब ये आपका ये जो एम्ब्रियो के जस्ट ऊपर होती है ना, इसको एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं, एमनियोटिक
कैविटी बोलते हैं। ये एम्ब्रियो है, ये बेबी है, ये जो वो है ना आपका एम्ब्रियो, फीटस, जो भी बोलना आपको, इसके अराउंड एक कवरिंग है जिसको हमने एमनियोटिक कैविटी बोला। इसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, और ये एमनियोटिक फ्लूइड बेबी को, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। शॉक वगैरह जो किसी तरह का, मान लो कोई मूवमेंट ज़्यादा तेज़ हुआ तो ये शॉक एब्जॉर्व होगा, मतलब एक बैग की तरह होता है, ठीक है, तो उसको बचा के रखता है। इसके अराउंड आपकी यहाँ पर मीजोडम भी होती है, मीजोडम की लेयर्स होती हैं, ठीक है, तो ऐसे मीजोडम भी होती हैं इसमें। तो मीजोडम, और मीजोडम के बाहर एक सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है ऐसे होती है, उसको बोलते हैं कोरियोन। क्या बोलते हैं? कोरियोन। तो कोरियोन जो ट्रोफोब्लास्ट से बनती है उसी को हम कोरियोन बोलते हैं, ठीक है। और कोरियोन में आपका फिर आगे चल के देखने को मिलता है कि कोरियोन में आपका विलाई डेवलप होती है। कोरियोन में क्या डेवलप होती है? विलाई। इसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। और ये कोरियोनिक विलाई धीरे धीरे एलेंटोइस को इन्वॉल्व कर लेती है, ठीक है, ये एलेंटोइस को इन्वॉल्व कर लेती है, तो इनका नाम बन जाता है कोरियो एलेंटोइक विलाई। कोरियो एलेंटोइक विलाई। ये प्लेसेंटा में मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है, कोरियो एलेंटोइक विलाई। लेकिन ये तो हम में होता है, ह्यूमंस वगैरह में। बट जो कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, जैसे और थोड़े वो मार्सुपियल्स वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है, योग सैक काफ़ी बड़ा हो जाता है और योग सैक आपका इस कोरियोन के साथ कॉन्टैक्ट कर लेता है, तो ये आपका कुछ ऐसे बनता है, तो उसको हम बोलते हैं कोरियो वाइटेलाइन। क्या बोलते हैं? कोरियो वाइटेलाइन विलाई, ठीक है भाई। तो ये तो हम विलाई में डिटेल में ही पढ़ेंगे। मेरा आप समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा था। तो इस एम्ब्रियो जो था, यहाँ से एलेंटोइड निकलेगा, इसमें से आपकी जो विलाई, कोरियोन में जो विलाई है, ये आपका ऐसे विलाई बनाएगी। और ये जो विलाई इसने बनाई है, ये आपका यहाँ से इधर की साइड में ना, यहाँ पे मैटरनल वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये मैटरनल वाला पार्ट आके इनमें इंटरडिजिटेशन करेगा और फिर सप्लाई प्रोवाइड कर जाएगा, तो बेबी के मतलब शुरू हो जाएगी सप्लाई वगैरह। समझ गए इतना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? इसको मैं आपको उससे भी दिखा देता हूँ एक बार, क्या बोलते हैं, डिजिटल उसमें भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन है ना, मेल फीमेल आपके फर्टिलाइज कर रहे हैं। उसके बाद आपका क्लीवेज हो रहा है, क्लीवेज होने के बाद आपका सेल का कॉम्पैक्शन होकर आपका डिफ्रेंशिएशन होकर मोरूला वगैरह बना। तो ये आपका मोरूला है। मोरूला, ये मैंने आपको मोरूला बताया था, ये मोरूला है, ये डिफ्रेंशिएटेड मोरूला है, ठीक है, जो सेल का अरेंजमेंट मैंने करा था। उसके बाद ये आपका जो हमने पढ़ा था वो क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बना ना ह्यूमन में, तो ये ब्लास्टोसिस्ट है आपका। और इसके देखो बाहर देख रहे हो, ये लाइनिंग देख रहे हो, तो ये जो लाइनिंग है आपका, ये आपकी जोना पेलुसिडा है। तो अभी तक देखो इन यहाँ से लेके यहाँ तक अभी तक जोना पेलुसिडा वैसे के वैसी है ना। उसके बाद अब जब इस ब्लास्टोसिस्ट की हैचिंग हो जाएगी, देखो ये हट रही है यहाँ से, ये आपकी हैचिंग हो रही है। तो हैचिंग होने के बाद ये बाहर आ जाएगा। अब जब तक जोना पेलुसिडा इसके पास रहेगी तब तक तो ये आपका अटैचमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जोना पेलुसिडा का काम ही है इसको अटैच होने से रोकना। ओके, तो जैसे ही आपकी हटेगी तो अब ये एंडोमेट्रियम की तरफ बढ़ेगा। ये आपका एंडोमेट्रियम है, रेड कलर की यूट्राइन जो एपिथेलियम है ना, वो एंडोमेट्रियम है। तो अब ये धीरे, आप देख रहे हो इसको, ये ऐसे मूव कर रहा है, एंडोमेट्रियम में अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये इस स्टेज में देखो, इस वाली में ये एंडोमेट्रियम के अंदर जा चुका है। सो दिस इज द इनसाइड ऑफ द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की एरी और एंडोमेट्रियम के अंदर ये पहुंच चुका है, ठीक है। तो जैसे एंडोमेट्रियम के अंदर पहुंचता है तो इसकी रिवर्स हो जाता है, मतलब पहले अगर ऐसे था ऊपर तो अब ये उल्टा हो जाता है, समझ गए। अब उसके बाद इसमें क्या होता है, ये देखो बाइलेयर डिस्क जनरेट हो गए ना, बाइलैमिनर डिस्क, ये बाइलैमिनर डिस्क है, ये एपी, ये हाइपो, तो ये आपका ये हो गया। देन उसके बाद आप देखो कि एपी और हाइपो जो हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्दर उनका मीजोडम उनके अंदर बीच में कैसे डेवलप होती है, एक्ट हो जाती है, एंड हो जाती है, और बीच में मीजो आपका देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मीजोडम कैसे जनरेट हुई ये मैंने आपको बताया। उसके बाद मीजोडम डेवलप होने के बाद अब देख रहे हो जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है, ये आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, जिसको मैंने कोरियन बोला था, इसमें से विलाई निकलने लगी छोटी छोटी। तो आप यहाँ पे देखो विलाई जो है निकल के थोड़ी सी बड़ी हो गई, है ना। और ये फर्दर आपका एमनियोटिक सैक है, ये एमनियोटिक सैक है आपका, है ना। तो एमनियोटिक सैक जो है वो धीरे धीरे बड़ा होने लग जाएगा अब। और ये जो आपका ये योग सैक है, ये वाला नीचे वाला, ये योग सैक धीरे धीरे छोटा होने लग जाएगा। तो एमनियोटिक आपका बड़ा होने लगा, तो देखो ये एमनियोटिक बड़ा हो गया और ये योग धीरे धीरे छोटा होने लग जाएगा। और ये कोरियोन जो है, इसमें से विलाई निकली हुई है, तो ये इंटरडिजिटेशन के लिए तैयार बैठी है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया वो पूरा इसमें मैंने डिजिटली भी आपको दिखा दिया, समझ में आ गया। तो ऐसे कुछ चीज़ें हो रही हैं। एक डायग्राम और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो इसमें कि जो एम्ब्रियो अंदर डेवलप हो रहा है ना, ये एम्ब्रियो, तो इसके अराउंड आप देख रहे हो यहाँ पे ये कोरियोन जो विलाई निकल रही है, ये सब विलाई है, तो ये आपका प्लेसेंटा बनाता है। तो ये कोरियोनिक विलाई प्लस मैटरनल का जो पार्ट है वो दोनों मिलकर आपके प्लेसेंटा बनाएंगे। तो ये हम प्लेसेंटा में भी लिखेंगे। तो थोड़ा और इसको अगर जूम करके देखो तो ये आपका एम्बिलिकल कोड है, एम्बिलिकल कोड से एम्बिलिकल आर्टरी और एम्बिलिकल वेन आ रही होती हैं,
मतलब एम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट करती है ना बेबी को, मतलब मैटरनल और फीटल दोनों को कनेक्ट करती है। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो ऐसे फिंगर लाइक इतनी सारी विलाई विलाई निकली हैं और ये बात कर रही हैं आपका मैटरनल ब्लड में। तो मैटरनल ब्लड सप्लाई जो है, ये देखो मैटरनल आर्टरी ये दोनों, ये मैटरनल वेन है और इसमें एक्सचेंज करा रही हैं ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड, जो भी आपका न्यूट्रिशन वगैरह जितना भी काम है आपका वो ऐसे एक्सचेंज होता रहेगा। समझ गए? तो एक तो ये हो गया। एक छोटी सी डायग्राम और देख लो, ये देखो और थोड़ा सा बड़ा करके देख लो कि ये वही है जो विलाई बन रही है आपकी, उसमें से आर्टरी वगैरह जो निकल के आ रही है, तो वो आपका एक्सचेंज करने का काम कर रही है। तो ये देख लो कनेक्शन बन रहा है, यहाँ से एरो देख रहे हो इधर जाता हुआ, एक सेकंड में हटा दो इसे, ये देखो ये एरो दिख रहा है, तो यहाँ से वीनस आपका दिख रहा है और ऐसे एक्सचेंज होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये पूरा आपका मैटरनल ब्लड है इसके आसपास चारों तरफ, और ये विलाई जो है आपकी ये इधर वाली ये कोरियो एलेंटोइस जो है वो आपका ऐसे इसमें न्यूट्रिशन वगैरह जो भी इसको लेना है वो ले रहा है। समझ गए? तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आई होप अब पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आई होप ये आपको सारा क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको अच्छे से बताने की। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको तो आप मुझे बता सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपका मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। बट मेरी तरफ से ये मतलब मैंने पूरा आपको बता दिया। इसमें मैंने 9 टॉपिक्स बता दिए हमारे सिलेबस के जो हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम प्लेसेंटा से शुरू करेंगे और धीरे धीरे आपने सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।